हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 7 देखेंगे, दैट इज़ मार्जिनलाइजेशन को समझना। किसी को मार्जिनलाइज करने का क्या मतलब होता है? हाशिए पर भेजने का। हाशिया मतलब मार्जिनलाइज मतलब लोगों को किनारे पर डाल देना है। किनारे पर इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जैसा कि बुक में भी बताया गया है कि आप नोटिस करोगे, आप जो कॉपी लेकर आते हो रजिस्टर, तो उसमें ऊपर की तरफ और कोने में देखना एक लाइन बनी हुई होती है। तो ये लाइन क्या है? ये हाशिया है। इसे बोलते हैं मार्जिन सेक्शन। मार्जिन सेक्शन, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को समझाया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। किस बेसिस पे? कि वो औरों से अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, धर्म अलग है, कल्चर अलग है, या वो गरीब हैं, हैसियत नहीं है। इस तरीके से उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। ये इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, सभी दायरे, किसी भी दायरे में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारी बुक में एक कहानी बताई गई है। एक दादाजी हैं जो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि वो आदिवासी समूह को बिलोंग करते थे, ट्राइबल्स थे, और किस तरीके से वो लोग रहते थे। जंगली उनका घर हुआ करता था, रिसोर्सेज के लिए वो जंगलों पे निर्भर थे, वहीं पर उनका रहना होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाहर से इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, माइंस की खुदाई करने के नाम पे उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई। तो ये आदिवासियों के ऊपर एक स्टोरी बताई गई है, किस तरीके से वो पहले कैसे रहा करते थे और उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद बताया गया हु आर आदिवासीज, ठीक है। ट्राइबल्स कौन है? आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मूल निवासी, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ये कौन होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं, जंगल पे निर्भर रहते हैं। ये देखा गया 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज़ आदिवासी, और ये लोग जो हैं माइनिंग या इंडस्ट्रियल सेंटर की जगह पर रहा करते हैं, जैसे जमशेदपुर, रुड़कीला, बोकारो, भिलाई। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आदिवासी रहा करते थे या रहा करते हैं, ठीक है। अब भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी ग्रुप हैं। ये कहाँ कहाँ रहा करते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। यहाँ पर हमें आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। बताया गया सिर्फ उड़ीसा में ही लगभग 60 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो उड़ीसा में रहते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है कि ये बिल्कुल औरों से अलग होते हैं। एक इनके बीच में हायरार्की नहीं होती है, डिफरेंसेस नहीं होते हैं ऊंचे नीचे के। फिर हमें बताया गया है इनका रिलीजन भी जो होता है वो डिफरेंट होता है हमारे धर्मों से। ये लोग अक्सर एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, अपने गांव की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। नेचर में इनकी आ जाएंगी, स्पिरिट्स में आएंगी, नेचर में आएंगी आपके माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स का स्पिरिट, आत्माओं की। इसके बाद हमें बताया गया ये ग्राम आत्मा, विलेज स्पिरिट जो होती हैं उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विलेज स्पिरिट्स है जिनकी पूजा गांव की बाउंड्री पे की जाती है, गांव के अंदर ही, और एक एंसेस्टर की होती है, वो आप घर के अंदर वो उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद बताया गया है कि बहुत पहले से बहुत सारे किंगडम्स बने, उन सब किंगडम्स में हम देख सकते हैं कि उनके ऊपर असर पड़ा है इन आदिवासियों का। सेम वाइस वर्सा है, आदिवासियों का भी असर पड़ा है इन किंगडम्स पे, और रिलीजन्स पे भी असर पड़ता है। उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ है, और बंगाल और असम में जो तांत्रिक परंपराएं थी, शक्ति परंपरा, तांत्रिक ट्रेडिशंस, उन पे असर हमें देखने को मिलता है कि आदिवासीज़ पर भी पड़ा है, और आदिवासीज़ की जो परंपराएं थी उनका असर धर्मों पर भी पड़ा है, बाकी धर्मों पर। और फिर 19th सेंचुरी आते ही जो आदिवासीज़ थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, मॉडर्न रिलीजन हो गया उनके लिए जब ब्रिटिशर्स थे।
फिर बताया गया आदिवासी जो थे उनकी अपनी भाषाएं हैं, ये संस्कृत जैसी ही है, बहुत पुरानी, और उसकी जैसी भी है और उससे अलग भी है, मतलब संस्कृत की जितनी ही पुरानी है। इनमें बांग्ला, जो कि भारतीय भाषा में एक मेन भाषा है, सेंट्रल लैंग्वेज है, उस पर भी असर डाला है। इनमें संथाली बोलने वाले जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आदिवासीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये अपनी पत्र पत्रिकाएँ, अपनी मैगज़ीन्स चलाते हैं। इंटरनेट पे भी इनके मैगज़ीन्स देखी जा सकती है। तो ये हमें संथाली लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे आदिवासीज़ एंड डेवलपमेंट। बताया गया उनका जंगलों पर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए वो कभी भी किसी रियासत के अंदर, इससे पहले कभी भी वो किसी प्रिंसली स्टेट के अंदर, रजवाड़ों के अंदर नहीं रहे हैं। उनका जंगलों पर कंट्रोल होता था। बट सिंस 200 ईयर्स जो इकोनॉमिक चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो उन्होंने अपनाई हैं, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, पॉलिटिकल दबाव है, जिसकी वजह से इन लोगों को अब बाहर निकलना पड़ रहा है जंगल छोड़कर नौकरी करने के लिए। जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, लोगों के घरों में लेबर करना, मेड का काम करना, सर्वेंट्स का काम करना, बागानों में काम करना। तो अब इनके साथ बागान मीन्स प्लांटेशन, तो अब इनके साथ गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की वजह से बहुत चेंजेस आए हैं। फिर बताया गया कि खनन, जो माइंस के काम होते हैं, उनकी वजह से उनसे बहुत सारा लैंड छीना गया है। माइंस की वजह से बेसिकली उन्हें उनके एरिया से निकाल दिया गया, और ऐसा देखा गया है कि इस तरीके से जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो 50% केवल आदिवासी ही हैं। 50% पॉपुलेशन उनमें आदिवासी की है। आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनमें 79% आदिवासी हैं। और काफ़ी जो आदिवासियों की ज़मीन है वो तो ये जो डैम्स बनते हैं उसके पानी से ही भर चुके हैं। और 54 नेशनल पार्क है आज हमारे पास, मतलब हमारे पास नेशनल पार्क भी देखो ना, कितना सारे एरिया इस टाइम पे हमारा जंगलों का गवर्नमेंट ने रिज़र्व कर दिया है, जिसकी वजह से आदिवासी वहाँ नहीं रहते हैं, और उन्हें अगर रह भी रहे हैं तो निकाल दिया जाता है। और अगर वो जंगलों में जाने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें एनक्रोचर्स कहा जाता है। एनक्रोचमेंट करने वाले घुसपैठिए कहा जाता है। तो अब उनकी लाइफ कितनी हार्ड हो गई है वो चीज़ बताई गई है। गांव में 45% और जो शहर हैं वहाँ पर 35% आदिवासी जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे। बच्चे इनके एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, खाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, माल नरिशमेंट देखने को मिलता है। और जो ये आदिवासी हैं उनको ज़मीन से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ उनका इनकम सोर्स डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपने ट्रेडिशंस से भी अलग हो जाते हैं। अपने रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, कस्टम सब कुछ गंवा देते हैं, जो कि उनकी आइडेंटिटी की पहचान होती है। फिर अगला पैरा है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। अब बताया गया माइनॉरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप पॉपुलेशन में कम हो, इसका मतलब है पावर और रिसोर्सेज तक भी आपकी पहुंच नहीं है। सोशली और कल्चरली भी माइनॉरिटी को अलग से देखा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी का कल्चर जो होता है, पावर, मेजॉरिटी पे पावर हो सकती है पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में, लेकिन जो माइनॉरिटी है उनका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उनके लिए कुछ हमें प्रोविजंस करने चाहिए ताकि वो अपने आप को सिक्योर महसूस करे, कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल से बंधा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब हमें फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 20, आर्टिकल 30, 31, 35, आपको पता ही है कितने सारे आर्टिकल्स हैं जो हमें सिक्योर फील कराते हैं। आर्टिकल 29, 30 एंड देन योर आर्टिकल 25
रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड, जो आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही पढ़ा था। इसके बाद हमें बताया गया मुस्लिम्स किस तरीके से मार्जिनलाइज्ड हैं, वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ़ायदे नहीं ले पाए हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से आज जो मुस्लिम्स हैं वो 14.2% है। 14.2% 2011 के डाटा के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, और वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उतना फ़ायदा नहीं ले पाए हैं। ये बताया गया है कि 2005 में गवर्नमेंट ने उनके लैगिंग के पीछे एक कमेटी बनाई थी 2005 में। इस कमेटी का नाम था राजेंद्र सच्चर के अंदर की कमेटी, मतलब चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, इसलिए इसको बोल दिया जाएगा। इस कमेटी ने पता करने की कोशिश की कि मुस्लिम जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनली किस कंडीशन पर खड़े होते हैं बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से, बाकी कम्युनिटी के हिसाब से। तो रिपोर्ट में पाया गया कि जो SC ST हैं उनके जैसी इनकी कंडीशन है। जैसे कि 7 से 16 साल के जो बच्चे हैं, 7 से 16 साल की उम्र के जो मुस्लिम्स बच्चे हैं, वो बाकी सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ के मुकाबले काफ़ी कम समय तक ही स्कूल में जा पाते हैं। 7 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले कम ही स्कूल में जा पाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमें बताया गया है घेटोइजेशन का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सक्लूड महसूस करता है, अपने आप को अलग महसूस करने लगे, जिसके पास पावर रिसोर्सेज ना हो। ठीक है, उसका जिक्र किया गया रिगार्डिंग मुस्लिम्स। फिर बताया गया कि ये जो हमारा मार्जिनलाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है सेफ गार्ड करने के लिए लोगों को। फिर हमें कंक्लूजन पढ़ना है। कंक्लूजन में बताया गया है जो ये हाशियाकरण है, मतलब जो मार्जिनलाइजेशन है, वो आपके पास रिसोर्सेज ना होना, डिसएडवांटेज की सिचुएशन, प्रीजुडिस, पावरलेसनेस, इन सब का एहसास आपको कराता है जब आप हाशिए पर खड़े हो, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होगे तब। लाइक SC ST और जो आपको मुस्लिम्स है वो महसूस होंगे कि वो डिसएडवांटेज सेक्शन है, प्रीजुडिसेस है उनके बारे में और पावर तो उन पे है ही नहीं। ये अपनी कमज़ोर सामाजिक हैसियत भी महसूस करते हैं, सोशली वो समाज में कोई दर्जा नहीं रखते, और अपने कल्चरल जो इनकी कल्चरल कह सकते हैं कि कल्चरल इनकी जो विशेषता है ये उसे बनाए रखना चाहते हैं। मेजरली कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ये उसको बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार ग्लोसरी देख लेते हैं। हाँ, ग्लोसरी से पहले पूरे चैप्टर में जो बॉक्सेस है एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया ट्राइबल्स कौन होते हैं, तो ट्राइबल्स को ही आदिवासी कहा गया है। इस बॉक्स में आप देख सकते हो ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज आदिवासी। फिर हमें बताया गया है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ST, ये वर्ड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह हैं, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे जब ब्रिटिशर्स आए 1830s के टाइम पे, इन आदिवासियों को जो कि झारखंड या इसके आसपास के एरियाज़ के थे उनको प्लांटेशन के लिए ले जाया गया। आपको पता ही है असम के चाय बागान के बारे में, प्लांटेशन के बारे में। तो टी प्लांटेशन के लिए इनको यहाँ से निकाल कर फ्री की लेबर के लिए काम कराने के लिए ले जाया गया था। तो इन्हें मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया कई जगहों पर भेजा गया। इसलिए आप देखते हो इंडियंस आपको बाहर भी देखने को मिलते हैं ब्रिटिशर्स की वजह से। इंडिया में जो टी इंडस्ट्री थी वो बहुत इनकी वजह से ही खड़ी हो पाई थी। 70 लाख आदिवासी अकेले इस टाइम पे असम में रह रहे हैं।
ये इनका माइग्रेशन जो था वो बहुत पेनफुल था। एक कहानी बताई गई, पहले सबको कहा गया असम आओ असम आओ, बाद में लोगों ने रियलाइज़ करा असम में उनके साथ क्या बिहेवियर है। मतलब आप पढ़ लेना, एक बार नज़र डाल लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमें बताया गया कि आदिवासी किस तरीके से स्पीसीज़ की नॉलेज रखते हैं। आदिवासियों को सब कुछ पता है, लेकिन जब आदिवासियों से उनसे लैंड से हटा दिया गया तो इसकी वजह से जो वो ट्रेडिशनल नॉलेज थी जंगलों के बारे में, कहाँ से क्या जड़ी बूटी मिलती है, कहाँ से किस पेड़ के किस पेड़ से किस पत्ते से आप क्या इलाज कर सकते हो, वो सब कुछ खो गया है। इसके बाद आप देखो, एक उड़ीसा का जिक्र किया गया है। उड़ीसा में एक जगह है नियामगिरी हिल, जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पर डोंगारी कोंड आदिवासी रहते हैं। ये जो जगह है ये इनके लिए पवित्र पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो माइन सेटअप करना चाह रही है, रिफाइनरी सेटअप करना चाह रही है, जिसकी वजह से उन्हें हटा रही है। तो इसका अपोजिशन किया जा रहा है और इसे एनवायरमेंटलिस्ट का सपोर्ट मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। इसके बाद आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का एक डेटा देखो कि ये माना गया है कि मिथ माना गया है कि जो मुस्लिम्स है वो अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजना चाहते, लेकिन सच्चर कमेटी ने पाया कि सिर्फ 4% मुस्लिम ही अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं। 66% सरकारी स्कूल में, 30% प्राइवेट स्कूल में। ज़्यादातर बच्चे स्कूलिंग एजुकेशन कराना चाहते हैं, ना कि रिलीजियस, ज़्यादातर लोग। एक बार ये डेटा भी देखिए, 25% मुस्लिम बच्चे जो हैं, जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं, या तो वो स्कूल ग्रुप हैव आइदर नेवर बीन एनरोल्ड इन स्कूल, या तो वो स्कूल गए ही नहीं या ड्रॉप कर दिया है। ये परसेंटेज इससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम्युनिटीज़ के मुकाबले। तो मुस्लिम्स में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशो हम देख सकते हैं। तो ये और कम्युनिटीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा रेशो है मुस्लिम्स के केस में। तो आई होप समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू ग्लोसरी। ग्लोसरी में सबसे फर्स्ट वर्ड है हायरार्की। इस बुक में ये कास्ट सिस्टम से रिगार्डिंग हायरार्की बताई गई है, जिसमें दलित्स लोएस्ट एंड पे, जिनके पास सबसे कम पावर है, और जो सबसे ऊपर है उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे घेटोइजेशन। घेटोइजेशन का मतलब है, जैसा आपने अपने आसपास भी महसूस करा होगा, एक कम्युनिटी एक लोकेलिटी में बस जाती है, अपने आप को और लोगों से अलग रखती है। मतलब एक लोकेलिटी दैट इज़ पॉपुलेटेड लार्जली बाय द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये ऐसा क्यों होता है? ये सोशल कारणों से हो सकता है, कल्चरल, इकोनॉमिक, या फिर डर, दुश्मनी, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक कम्युनिटी साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि वो सिक्योर महसूस करती है। इसे बोलते हैं घेटोइज्ड कम्युनिटी। मतलब इन लोगों के पास ना बाहर निकलने के मौके कम होते हैं। अगर ये अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल कर कहीं और रहेंगे भी तो नहीं, मतलब इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि आपने देखा होगा जो मुस्लिम्स हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, अपनी कम्युनिटी के बीच में रहते हैं और ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। ऐसा हो गया है, अब ये एक ही जगह पे अपने लोगों के बीच में रहेंगे तो इस वजह से ये अपने आप को अलग महसूस करने लगेंगे। इनका वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये और लोगों से जुड़े, पावर में आए, कल्चरली एक दूसरे से जुड़े, या फिर इकोनॉमिकली रिसोर्सेज तक पहुँच पाएँ। ये चांसेस घट जाते हैं जब ये लोग एक साथ एक ही जगह पे बसना स्टार्ट कर देते हैं, और इन गरीबी या इन चीज़ों से निकल पाने के उनके पास में ज़्यादा मौके नहीं रह जाते और बाकी सोसाइटी से कट जाते हैं। तो ये घेटोइजेशन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, एक छोटा सा वर्ड है डिस्प्लेस्ड आप समझ ही गए होंगे, जब कंपेल, फोर्स्ड और कंपेल टू मूव फ्रॉम देयर होम्स, डैम्स, माइनिंग, कई रीजंस की वजह से। एक हमने देखा है माल नरिश्ड, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त। फिर आता है मिलिटराइज्ड, एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ आर्मी फोर्सेस इज कंसिडरेबल, जहाँ पर आर्मी होती है।
फिर आता है मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम इसका मतलब है, इस बुक में हमने इसको पढ़ा है उन लोगों के लिए जिनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो डोमिनेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो सोसाइटी के सेंटर में होते हैं, पावरफुल होते हैं और डोमिनेंट ग्रुप होते हैं। मतलब आप मान लो हिंदूज़ को, हमारे रीति रिवाज जो हैं वो डोमिनेंट है इस टाइम पर, हमारे फेस्टिवल्स, हमारी हर चीज़, बिकॉज ऑफ आवर मेजॉरिटी। सो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर अब हमारे बस 2 ही चैप्टर रह गए हैं। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर UGC NET एंड UPSC। वी हैव एंडेड चैप्टर 7। थैंक यू सो मच।